हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुशील रगड़े एकेडमी। और आज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो कैंडिडेट्स ने इस बार आरबीआई गेट बी का एग्ज़ाम दिया था वो अभी थोड़ा सा मतलब वेट कर रहे, अलग अलग वीडियो देख रहे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा। तो पिछले 10-12 साल से मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट करता हूँ, फ़ेज़ 1 का भी, फ़ेज़ 2 का भी। और मैंने कभी एग्ज़ाम दिया नहीं है। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद कभी स्क्राइब के लिए भी नहीं गया, तो मुझे एक्चुअली नहीं पता होता है कि वो एग्ज़ाम कैसे हुआ, तो कैसे मैं निकालता हूँ। तो सिंपल रीज़न है, कुछ मैं पोल करता हूँ। लेकिन आपको पता है पोल में सब लोग सही आंसर नहीं देते, बहुत लोग गलत भी देते। तो देर इज़ नो वे टू आइडेंटिफाई वेदर कैंडिडेट इज़ गिवन राइट आंसर और रॉन्ग आंसर। तो वो एक मेथड है, लेकिन उसे थोड़ा सा एक अंदाज़ा लग जाता है। उसके बाद दूसरा है कि कैंडिडेट से बात करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, 100 के आसपास इस बार थे। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनका फीडबैक आता है। उसमें से ऐसे लोगों का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उन्होंने पिछले 1-2 बार भी एग्ज़ाम दिया था, तो उससे आइडिया आ जाता है। इसलिए मेरा नियर अबाउट 80-85% टाइम कट ऑफ सही आया है। इस बार का फ़ेज़ 1 का भी आया था, पिछले 2-3 साल के एग्जैक्टली सेम टू सेम कट ऑफ मेरे प्रेडिक्ट होते हैं। अभी इस बार देखते हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। अगर आप देखेंगे, हम जनरल कैटेगरी का कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं हर बार, तो इस बार सिर्फ 16 वैकेंसी है और ऑल इंडिया लेवल पे 16 वैकेंसी पे कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। बट स्टिल मैं ये करता हूँ। इसमें रिस्क भी है, क्योंकि अगर आपका कट ऑफ सही आया तो आपको कोई प्रेज़ नहीं करता है, लेकिन गलत आ गया तो सारे लोग आ जाएंगे, और ये सोसाइटी का रूल है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और मुझे ये सारी चीज़ मुझे पता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लोग आके बोलेंगे, और ये मोस्टली उनका बैकग्राउंड दर्शाता है, ना कि मेरा क्वालिटी। चलिए अभी हम यहाँ पे देखेंगे, और बहुत बड़ा पैटर्न यहाँ पे चेंज हुआ है। फ़ेज़ 1 में भी चेंज हुआ है, फ़ेज़ 2 में भी हुआ है। और ये जो एग्ज़ाम है ना, मैं पहले भी मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूँ, पहले भी, लेकिन उसमें कुछ आपको पता है, मैं पहले कहीं पे काम करता था। वहाँ पे अगर आप मतलब क्या होता है, बिज़नेस इंटरेस्ट होते हैं, आपको पता है कि अगर कभी आप बताएंगे तो फिर मुझे बोलते कि आप ऐसा मत बताया करो कि फिर थोड़ा बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अभी मैं पूरा फ्री हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पे बोल सकता हूँ, मतलब जो जेन्युइन है। और ये आपको भी पता है, सबको पता है कि भाई ये एग्ज़ाम है वो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट लेवल का एग्ज़ाम है। सब लोगों को एग्ज़ाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये आज से नहीं, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं बोलते रहता हूँ। और इस बार मैंने स्पेसिफिकली लोगों को कहा भी था कि यार 40 सीट है, आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर 4 भी वैकेंसी आएंगी तो जिनको कोर्सेज बेचने हैं वो तो आपको बोलेंगे भाई आपको तो एक ही सीट चाहिए, आप पूरी मेहनत करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आप तो चांद पे भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, प्रिपरेशन करो। तो यहाँ पे आपको इसका प्रिपरेशन नहीं करना है अगर आप में ये क्वालिटीज़ नहीं है तो। और कैंडिडेट्स क्या मिस्टेक करते हैं वो भी हम देखेंगे, क्या क्या पैटर्न चेंज किया वो भी देखेंगे। और आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है भैया। यहाँ पे क्या है ना, कट ऑफ का इमेज देखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, स्टोरी पूरी पता होनी चाहिए, तभी आपको कुछ इंसाइट मिलेंगे। अदरवाइज एक नंबर कोई बता देगा सर ने इतना कट ऑफ किया है, आपका टाइम सेव करो। टाइम सेव करके क्या करेंगे, आप जाके रील देखेंगे। भाई ऐसा नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है। डबल स्पीड में देखो, 3x में देखो, लेकिन पूरा वीडियो यहाँ पे आपको देखना है। चलो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, अभी मैंने, क्योंकि देखो अभी मैं अकेले काम करता हूँ, तो अभी मेरे पास बहुत ऐसा टाइम नहीं कि मैं कोर्स बनाऊँ। लेकिन इस बार मैंने बुक्स बनाए थे, तो ये मैंने इंग्लिश का बुक बनाया था, और ये पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर है। मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के साथ डिस्कस करके ये बनाया हुआ है। ये आपके ऐसे टॉपिक्स हैं, ये प्रेसिस का पैसेज है, और ये कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज, ये क्वेश्चन है। 100% तो नहीं बन सकता, लेकिन 80-85% सही है। मैंने कम से कम 28 कैंडिडेट से ये कंफर्म किया है। तो ये देखो, ये पूरा पेपर है। और उसके बाद मैंने जो इस बार इंग्लिश के लिए बुक बनाया था, उसमें से अगर आप देखेंगे, ऐसे का ये टॉपिक डायरेक्ट आया है, ये भी डायरेक्ट आया है, ये पार्शल आया है। और अगर आप देखेंगे, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन हमें कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो डायरेक्टली आएगा, लेकिन वो कैसे सॉल्व करना है वो डायरेक्टली हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है हुआ है। और जिसने ये फॉलो किया है उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, अगर आप कभी भी आरबीआई गेट बी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो लोग आपको इंटेलिजेंट बातें करते हुए दिखेंगे। भाई फाइनेंस की बात करेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ की बात करेंगे, मैनेजमेंट एथिक्स की बात करेंगे। लेकिन इंग्लिश का जो पेपर है उसके लिए बहुत कम लोग मेहनत करते हैं, और इंग्लिश डिसाइडिंग फैक्टर होता है। लोगों को 40 भी मार्क मिलते हैं, 70-75 भी मार्क्स मिलते हैं। तो बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि इंग्लिश का प्रिपरेशन करना ये बोरिंग काम है, और इंग्लिश के बारे में बात करना ये भी इंटेलिजेंट नहीं साउंड होता है। तो बहुत लोगों को इंटेलिजेंट साउंड करना होता है, करेक्ट।
आस पास के लोगों को इम्प्रेस करना होता है, इसलिए इंग्लिश के बारे में कोई बात नहीं करेगा, टाइपिंग की प्रैक्टिस कोई करेगा नहीं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेगा नहीं, क्योंकि आरबीआई का जो एग्ज़ाम है फेज़ 2, इसमें से 300 में से 200 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है और यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। बहुत लोगों को लिखते ही नहीं आता है क्योंकि कभी लाइफ में मन से लिखा नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने टेक्निकल एजुकेशन किया, और जिनका ह्यूमैनिटीज़ में एजुकेशन है, जिनका राइटिंग अच्छा है, यानी कि जो मन से लिखते हैं, वो लोग यहाँ पे प्रीलिम पास नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। 50% कट ऑफ अगर आप रखेंगे तो भाई कैसे पास होगा। तो ये सबसे मेन है, अगर भाई आप इंटेलिजेंट नहीं है तो ये एग्ज़ाम निकालना मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो कोई बात नहीं कर सकता, भाई आप चांद पे जा सकते कि वो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको पता है मुश्किल है। इसलिए ये एग्ज़ाम के लिए आपको इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होना ज़रूरी है, आपके मैथ्स के स्किल है, रीजनिंग के स्किल है, इंग्लिश के स्किल है, रीडिंग है, आपका मेमोराइजेशन है, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए, आपको इंटरव्यू में बातें करनी है, इंटेलिजेंट तरीके से बातें करनी है, आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी बातें लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये करेंगे तो भाई उनके बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा। करेक्ट। तो अभी मेरे बहुत सारे बिजनेसेस है, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बोलूँगा तो कुछ लोग यहाँ से चले जाएंगे तो मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे जो बिजनेस इंटरेस्ट होता है उसके ऐसा नहीं अगेंस्ट है। करेक्ट। क्योंकि कुछ भी हो, मतलब जिसको आरबीआई का प्रिपरेशन करना है वो भी मेरे पास आता है कंसल्टेशन के लिए, जिसको नहीं करना है वो भी आता है, लाइफ में क्या करना वो भी आता है, क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम जो रेवेन्यू आता है वो कंसल्टेशन से आता है। एवरी डे में 1-2-3 कंसल्टेशन करते रहता हूँ, और ये यहाँ से जो रेवेन्यू आता है वो बहुत कम है, 10-15% के आसपास होगा। इसलिए यहाँ पर मुझे ये सारी बातें बताना बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब मेरे बिजनेस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है। अदरवाइज़ भाई बाकी लोग आपको ये नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर ये बताएंगे तो मुश्किल हो जाएगा उनको बिजनेस करना। ऑलरेडी यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, और आरबीआई गेट पे के एग्ज़ाम में ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाई इसका नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता है, इसी पे लोगों की एनर्जी चली जाती है। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, एलिजिबिलिटी चेंज होगी, सिलेबस चेंज होगा, एक्सपीरियंस लगाया जाएगा, आप अटेम्प्ट का क्या करेंगे। और 90% जो लोग हैं वो अनसर्टनटी लाइफ में सहन नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई कर ही नहीं सकते। इसीलिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है, भाई पढ़ाई छोड़ दो, आप इस एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजिकली रेडी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको सर्टेनिटी चाहिए, आपको सर्टेनिटी चाहिए। इतनी वैकेंसी आएगी, तब आएगी, कैसे आएगी, क्या आएगी, सिलेबस क्या होगा, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी चीज़ें जब बताएंगे तब वो पढ़ाई के लिए निकलेंगे। समझ में आया क्या आपको? अदरवाइज ये पढ़ाई के लिए निकलेंगे नहीं, इसी में फंसे रहेंगे। तो ये, और इतने सारे लोग मेंटली मतलब नहीं है स्टेबल कि इस एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहे। मैं साइकोलॉजिकली की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल प्रिपरेशन तो बहुत दूर है। करेक्ट। आप देखो इस वीडियो में ये भी आएगा सर, नोटिफिकेशन कब आएगा, ग्रेड ए का आएगा, नहीं आएगा, कब आएगा, कैसे होगा। तो ये जो अनसर्टनिटी है, बहुत सारे लोग ये अनसर्टनिटी को डील नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाई अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आप आज भी मुझे पूछ रहे कि सर कब आएगा, तो इसका मतलब है यू आर साइकोलॉजिकली नॉट रेडी टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। यू मे बी इंटेलिजेंट, देयर दो चीज़ें देखो, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना और इंटेलिजेंट होना। साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं तो भाई आप इंटेलिजेंट कितनी भी हो आप कर नहीं सकते। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं है, इंटेलिजेंट है, लेकिन फिर वो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वेट करेंगे तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस चक्कर में आप फंस जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि ये, तो ये मेरे बुक से, क्योंकि इसमें बार मैंने इंग्लिश का बुक निकाला था, तो उसने जो बुक पढ़ा है सारा का सारा पेपर अच्छे से उन्होंने प्रैक्टिस किया। भाई ये लोग बोल रहे हैं डिफ़िकल्ट, भाई डिफ़िकल्ट अगर आप पढ़ाई की है, आपका इंग्लिश अच्छा है, लिख सकते हैं, 10 ऐसे लिखे पूरे पेपर, आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। करेक्ट, आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट है ये, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। जब मैंने कट ऑफ के बारे में बोला नहीं सर इतना नहीं जाएगा, यार क्योंकि मैं एक्चुअली आपने नहीं देखे ना, आप कहाँ हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में, आप कहाँ हैं, आपको कहाँ पता है कि भाई किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी के हैं, आईएम के हैं, यूपीएससी इंटरव्यू देने वाले हैं, आरबीआई इंटरव्यू देने वाले, जिनके मम्मी पापा आरबीआई में सीजीएम है, जिनके मम्मी पापा आईआरएस ऑफिसर है, ऐसे कैंडिडेट्स को आप कहाँ जानते हैं। तो इसलिए आपको पूरा आइडिया यहाँ पे नहीं है कि भाई किस लेवल का यहाँ पे कंपटीशन चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड वैसा नहीं है तो भाई कोई तो भी छोटा मोटा जॉब लेने का ट्राई करो। यहाँ पे आएंगे तो आपके बहुत सारे साल वेस्ट हो जाएंगे, और मेरे पास आते फिर 30 होने के बाद कि सर अब क्या करूँ। तो मैंने तभी मैं कुछ ना कुछ बताता हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल यहाँ पे है। अभी एफएम का भी पेपर है, देखो 52 पेजेस है यहाँ पे, पूरा पेपर यहाँ पे क्रिएट किया है। 80-85% पेपर सही होगा, क्योंकि कम से कम मैंने 27-28 लोगों से बात करके
बहुत बार रिवाइज करके ये पेपर यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कौन से आए थे, क्या है, सब यहाँ पे दिया है। करेक्ट, यहाँ पे दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैनेजमेंट का यहाँ पर इस बार नोट्स बनाया था। तो नियर अबाउट 46 मार्क्स का मैनेजमेंट का सेक्शन था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरे मेरे बुक से मैनेजमेंट का ऑलमोस्ट सारा कवर है। ये देखो, ये विथ प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है। और ये भी है कि मैनेजमेंट सेक्शन भी लोग बहुत निगलेक्ट करते हैं, बहुत इजी है। जैसे ही फेज़ 1 का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने ये बुक निकाला था और मैंने कैंडिडेट्स को कहा था जब तक रिजल्ट आ जाएगा आपका इंग्लिश और मैनेजमेंट होना चाहिए। 150 मार्क है, आपके वहाँ पे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग ESFM करते रहते हैं और वहाँ पे इतना ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे लोग एक रेंज में रहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ पे क्या है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फंस जाएंगे। और ये ESI का क्वेश्चन पेपर है और इस बार का ESI का जो पेपर था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो ईजी था। करेक्ट, और मैं इस बार इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स भाई लोगों को एक तो मैथ से डर है, क्वांट से डर है, क्वांट में मुश्किल है। और इसमें अगर 10-12 मार्क का न्यूमेरिकल आ जाएगा तो भी बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको डील नहीं कर सकते हैं। 90% कैंडिडेट साइकोलॉजिकली इसको डील नहीं कर सकेंगे कि भाई न्यूमेरिकल आएंगे, मैं क्या करूँ। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड अच्छा है, फाइनेंस का बैकग्राउंड है, MBA फाइनेंस का बैकग्राउंड है, या जिनका क्वांट अच्छा है, वो यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। और ये भी बहुत इस बार शॉकिंग था, अचानक से आ गया, लेकिन सिलेबस में दिया हुआ था। अगर आप देखेंगे रेशियो एनालिसिस वो सारा पार्ट सिलेबस में है। और जिन्होंने CIB JIB का अच्छे से प्रिपरेशन किया, उन्होंने वो क्वेश्चन जो है अच्छे से हैंडल किए होंगे। उसके बाद अभी आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है कट ऑफ का। ये सारे देखो, सारे नोटिफिकेशन है। 270 वैकेंसी यार, देखो ये 270 वैकेंसी, यहाँ पे देखो 238 वैकेंसी। तो यहाँ पे मैंने देखे हैं बहुत, मतलब मज़े थे उस टाइम पे। 222 और आज का ज़माना है 66 है, 83 है और अभी यहाँ पे 40 है। अगर ये कट ऑफ देखेंगे, ये फेज़ 2 के कट ऑफ है, और यहाँ पे मेरा जो अंदाज़ा है इस बार का 175 ±5 है भाई। रेंज ज़्यादा रखी है क्योंकि 16 सीट में भाई कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, बहुत मुश्किल है। बट स्टिल एवरी टाइम मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ और ये मैंने कैंडिडेट से बात करते हुए ये मैंने निकाला है। करेक्ट, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे ना, ESI का पेपर जो पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल आता था, यहाँ पे वो ठीक ठाक आया है। मैं इजी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक आया है। FM का पेपर जो पहले बहुत इजी आता था, इस बार मॉडरेट लेवल का आया है। लेकिन जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट है भी, जिन्होंने JIB CIB किया है, MBA फाइनेंस किया है, उनके लिए वो न्यूमेरिकल ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। CA को आ जाएगा, लेकिन CA वाले जो कैंडिडेट है यहाँ तक पहुँचते नहीं है क्योंकि वो फेज़ 1 में ही स्किड आउट हो जाते हैं, क्योंकि फेज़ 1 बहुत मुश्किल यहाँ पे होता। और यहाँ पे वाई यू शुड नॉट प्रिपेयर फॉर दिस ग्रेड बी एग्ज़ाम, मैंने वीडियो में बीच में यहाँ पे बताया हुआ है। लेकिन क्या है ना, ये देखो वैकेंसी बहुत कम आती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। इस बार 40 वैकेंसी थी, लेकिन 1,10,000 के आसपास एप्लीकेशंस आए थे। और मैं कहता हूँ सिर्फ 5% कैंडिडेट सीरियस होते हैं, लेकिन ये सीरियस यानी कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। करेक्ट, ये कैंडिडेट ऐसे होते हैं, RBI का इंटरव्यू दिया है, UPSC का इंटरव्यू दिया है, CB में है, नाबार्ड में है, IRDA में है, IFSC में है, PFRD में है, SBI PO में है, SSC में है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है, ग्रुप A में हो सकते हैं। और वो सारे लोग इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। और अगर आपने ये कोई एग्ज़ाम नहीं निकाला है तो भाई आपके लिए बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है भाई, आप तो चांद पे भी जा सकते हैं। करेक्ट, अगर आप चांद पे जा सकते हैं क्या, मैं क्या बोलूँगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से समझो, ये 5,000 जो कैंडिडेट है वो बहुत कंपटीशन देते हैं। इसमें IIT के बच्चे हैं, IIM के बच्चे हैं। देखो, लोग आपको ना मोटिवेशन देंगे, एक ही सीट लगेगी भाई, पढ़ाई करो, सक्सेस मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको रियलिटी पता नहीं होगी तो भाई आपका सारा टाइम यहाँ पे जाएगा। जब मेरा UPSC का कोचिंग इंस्टीट्यूट था, मैंने कम से कम 150 लोगों को बोला था आप प्रिपरेशन मत करो यार, आपको पता चल जाता है, बात करने से पता चल जाएगा। आप मुझे बताओ, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आएगा 10वीं में और बोलेगा सर मैं क्या IIT JEE का प्रिपरेशन करूं, तो आप उसको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे पता चल जाएगा, क्योंकि बेसिक इंटेलिजेंस लगता है। और इंटेलिजेंस की बातें लोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो बात करना अच्छा नहीं लगता है। करेक्ट, डिप्लोमेटिकली अच्छा नहीं लगता है।
उसको अच्छा नहीं बोला जा सकता भाई तू होशियार नहीं है। आपको पता है होशियारी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए। अगर भाई कम इंटेलिजेंस है तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए। 12 से 15 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी, मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा, पूरे सोशल सर्कल से दूर रहना पड़ेगा। जब मुझे याद है मैंने मेरी सगी मौसी सगे मामा का भी मैरिज अटेंड नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था, एक बार मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम था। भाई आपको सोसाइटी से कट आउट होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रिपरेशन करना पड़ेगा 10 से 12 घंटा, तब ये सक्सेस आप यहाँ पे हो सकते हैं। अदरवाइज़ लोग आके यहाँ पर आपको बोलेंगे कि भाई हो सकते हैं कितनी भी कम वैकेंसी आ जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने ये डिटेल में वीडियो बनाया भी। देखो कट ऑफ जो है ना वो आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं, एवरी टाइम मेरा तो सही आता है। अभी मैंने 175 ±5 बोला है, देखते हैं क्या हो जाता है। ये तो मतलब पिछले साल से मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बोला है, तो मेरा जो मेन नंबर है वो 175 है। बाकी देखते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे 80 से 100 कैंडिडेट के कांटेक्ट में हूँ। आपको नहीं पता ना भाई आप कैसे बोल पाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडिडेट के बेसिस पे, करेक्ट? आपको कैसे पता? तो मैंने डायरेक्टली सबसे बात किया है। तो ये इतना भी मुश्किल पेपर नहीं था, और वैकेंसी 16 है। आप देखो ना इंडिया से 16 है तो कितने लोगों को बुलाएंगे? 16 तो आपके 40 लोगों को बुलाएंगे। जनरल में से मैं बोल रहा हूँ, जनरल में से 40 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो 40 में इतने तो बच्चे होंगे ना यार, कितना भी। आप देखो ये पेपर कैसे था, लोगों ने कितने स्कोर किए? 70 एक स्टूडेंट था मेरा 70 स्कोर किए जीए में, करेक्ट? तो अगर आप पेपर देखेंगे, और इस बार का मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको 70 से कम है इस बार फेज़ 1 में तो आपको नहीं करना है। अदरवाइज़ मोटिवेशन देने वाले लोग बहुत है, लेकिन आपको उनके पीछे का मोटिव समझ में आना चाहिए। अदरवाइज़ आपको ऐसा ही आपका टाइम चला जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है कट ऑफ के बारे में, या मैंने जो कुछ भी बातें बोली है वो यहाँ पे लिखिए। और सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, लोग साइकोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं होते हैं, इंग्लिश को निगलेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट को निगलेक्ट करते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉमन सेंस के बेसिस पे यहाँ पर बहुत पेपर आया था। आरबीआई का बैलेंस शीट देखना, ये कॉमन सेंस है। वॉर में क्या चल रहा है, ऑरेंज इकोनॉमी क्या चल रही है, करेक्ट? उसके बाद बाकी ये फ्री एआई का भी जो है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। अगर आपका रीडिंग अच्छा है, नॉर्मल, नॉट फॉर स्टडी, अगर आपका रियल जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, आप सोसाइटी में क्या चल रहा है वो देख रहे हैं, तो आप इस टाइप का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक मिनिमम लेवल का इंटेलिजेंस होना चाहिए। अदरवाइज लोग किसी को भी बोलेंगे भाई तू प्रिपरेशन कर ले, मेरे पास एडमिशन ले ले, कोर्स खरीद ले, तेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप पिछले 4 साल से अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो आपको सीरियसली यहाँ पे सोचना पड़ेगा आगे क्या करना है। तो ये मेरा व्यू था, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं पिछले 15 साल से इस एग्ज़ाम को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिकली कह सकता हूँ पूरी इंडिया में मेरे जितना इस एग्ज़ाम को बहुत कम लोग जानते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मैं अकेला हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं इसको डिटेल में, लेकिन बहुत सारे लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इंटरेस्ट हो सकते हैं, कुछ मजबूरी हो सकती है, इसलिए वो आपको यहाँ पे रियल चीज़ नहीं बताएंगे। तो आपको इस चक्कर में ज़्यादा नहीं फंसना है और इंटेलिजेंटली बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, करेक्ट? यहाँ पे मुझे इतना बताना मैंने बता दिया है। आपका व्यू क्या, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।